अब देखिएगा आपको एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 8 करा देता हूँ। एक तो पहला क्वेश्चन हो गया था, एक क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। 3 हमारे ओरिजिन है, 4 हमारे सोर्सेज है। ये है, इधर सप्लाई हो गई है, इधर डिमांड हो गई है, इधर बीजे। आपको सिखाया गया था सबसे पहले आप इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए आप वोगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड यानी कि बैम मेथड का यूज करेंगे। उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इधर पेनल्टी लिख लेते हैं, इधर पेनल्टी लिख लेते हैं। पेनल्टी के लिए आपको पता ही है, हर रो और हर कॉलम में जाना है और सबसे छोटी कॉस्ट में से उससे नेक्स्ट घटा देनी है। यहाँ फर्स्ट रो में देखिएगा सबसे छोटी 1 है, फिर 2 है, इनका डिफरेंस हो गया 1। यहाँ देखिएगा 1 2 का डिफरेंस हो जाएगा 1। यहाँ देखिएगा 2 है और 4 है नेक्स्ट, तो डिफरेंस हो जाएगा 2। यहाँ 1 3 का डिफरेंस 2 हो जाएगा। यहाँ 2 3 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। 1 2 का डिफरेंस 1 हो जाएगा और 1 और 4 का डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा 3। अब सबसे बड़ी पेनल्टी में आपको जाना होता है। सबसे बड़ी पेनल्टी 3 है। 3 में सबसे कम पैसे देख लीजिएगा, सबसे कम कॉस्ट है 1। इधर से 50 है, इधर से 10 है, तो मिनिमम वैल्यू डाल दीजिएगा। यहाँ 10 डाल देते हैं तो 10 कट जाएगा और 50 में से 10 चले जाएंगे तो बचेगा 40। ये हमारा कॉलम जो है कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया है। अब दोबारा चलते हैं, देखिएगा यहाँ कॉलम में तो ऐसा कैसे रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ 1 2 का डिफरेंस 1 हो जाएगा और यहाँ 2 3 का डिफरेंस 1 हो जाएगा और यहाँ 2 4 का डिफरेंस हो जाएगा 2। अब सबसे बड़ी पेनल्टी जो 2 है वो 2 जगह आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है। अगर इस 2 में जाते हैं तो 1 पे जाना पड़ेगा, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर। चूंकि 20 इधर से है, 30 इधर से है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी। तो यहाँ 20 × 1 यानी कि 20 रुपये होगा। अब इस 2 में अगर हम जाते हैं तो यहाँ इस 2 में जाएंगे, मिनिमम कॉस्ट में इधर से 20 है, इधर से 40 है, तो यहाँ 20 दूनी 40, 40 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ 20 दे देते हैं, ये कट हो जाता है और यहाँ 30 में से 20 चले जाते हैं तो यहाँ 10 बचता है। अब ये पहला कॉलम भी जो है आपका हट जाता है। यहाँ पेनल्टी 1 है, यहाँ पेनल्टी 1 है। 1 2 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, 2 3 का डिफरेंस 1 हो जाएगा और 5 और 2 का डिफरेंस हो जाएगा 3। सबसे बड़ी पेनल्टी यहाँ पर है 3। अब 3 है तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ 2 में चलते हैं। 20 इधर से है, 40 इधर से है, तो छोटी वैल्यू 20 दे दीजिएगा। ये 20 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 40 में से 20 चले जाते हैं तो ये 20 बचता है। अब ये तीसरी रो भी जो है हमारी शेड हो जाती है, इसे भी छोड़ देते हैं। अब दोबारा चलते हैं। 1 2 का डिफरेंस 1 है, 2 3 का डिफरेंस है 1। यहाँ 2 3 का डिफरेंस 1 है और यहाँ 1 2 का डिफरेंस है 1। आप देखिएगा यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब चारों 1 भी ट्राई करके देखते हैं। इस 1 में अगर चलते हैं तो यहाँ 1 में जाना पड़ेगा, इधर से 10 है, 10 देंगे तो 10 रुपये आएंगे। इस 1 के कहना मानते हैं तो इस 2 में जाना पड़ेगा और 30 देंगे तो 60 रुपये आएंगे, है ना। इस 1 का कहना मानते हैं तो 2 में जाएंगे और 10 दूनी 20 रुपये हो जाएंगे। इस 1 का कहना मानते हैं तो यहाँ चले जाते हैं, तो इस वाले 1 में चलते हैं। सबसे कम पैसे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ 10 दे देते हैं, ये 10 हट जाता है और 30 में से 10 हट जाते हैं तो 20 बच जाता है। अब ये पहली रो भी जो है आपकी हट जाती है, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो पूरी हो चुकी है। अब लास्ट की रो बची हुई है, बस सीधे सीधे 20 ये है, 20 ये है, 40 और यहाँ टोटल 40। तो 20 यहाँ दे दीजिएगा और 20 यहाँ दे दीजिएगा। ये 20 कैंसिल, 20 कैंसिल, यहाँ से 40 कैंसिल। ये भी शेड आपका पूरा हो जाता है। ये आपका वोगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड हो चुका है। तो ये हो जाती है आपकी इनिशियल फिजिबल कॉस्ट बाय बैम मेथड इक्वल टू, यहाँ देख लीजिएगा 20 × 1 20 रुपये हो जाएगा, यहाँ प्लस 10 रुपये हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे आपके 60 रुपये हो जाएंगे, यहाँ आपके 40 हो जाएंगे, यहाँ आपके 10 हो जाएंगे, यहाँ आपके 40 हो जाएंगे। 20 और 30 60, 20 और 10 30 और 60 90, 9 4 13 और 1 14 और 4 17। तो बैम मेथड जो आपको सॉल्यूशन दे रहा है वो 170 रुपये का सॉल्यूशन आपको दे रहा है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा एलोकेशन जो आई है यहाँ पर। अब मैं दूसरी टेबल यहाँ पर बना देता हूँ। अब UI और BJ निकालने चलेंगे। O1 O2 O3
S1 S2 S3 S4 ये नेक्स्ट टेबल बना रहे हैं। अब हम मोदी मेथड अप्लाई करने वाले हैं ऑप्टिमल टेस्ट को, ऑप्टिमल टेस्ट के लिए कि सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है या नहीं है, यूआई और बीजे हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पैसे लिख देता हूँ कॉर्नर में, इधर पैसे हो जाएंगे, यहाँ एलोकेशन है 20 की, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ एलोकेशन 10 की है और यहाँ 4 रुपये है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, एलोकेशन 20 की है, यहाँ 2 है और एलोकेशन 20 की है, यहाँ 1 है, एलोकेशन 10 की है, इधर 4 है, इधर 2 है, एलोकेशन 20 की है, यहाँ 5 है और यहाँ है 8। अब देख लीजिएगा आपकी 3 तो रोज हैं, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 3 7 में से 1 जाएगा 6। अब एलोकेशन देख लीजिएगा कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन आपके पास है। नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। नंबर ऑफ एलोकेशन बन चुकी है, नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 के इक्वल है, तो यानी कि केस ऑफ डी नॉन डीजनरेसी है। इट इज केस ऑफ नॉन डीजनरेसी, नॉन डीजनरेसी का केस है ना। तो नॉन डीजनरेसी का केस अगर है तो आपकी यूआई और बीजे जो है वो डायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाली एग्जाम्पल में, पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिखाया गया था कि एलोकेशन अगर कम पड़ती है तो आपको डेल्टा जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ये केस ऑफ नॉन डीजनरेसी हो जाता है यहाँ से। अब आगे सॉल्व करने चलते हैं। यूआई और बीजे के लिए क्या रूल सिखाया गया था, सबसे पहले जहाँ एलोकेशन होगी रो के सामने अगर होगी तो सामने यू की वैल्यू 0 हो जाएगी और कॉलम में सबसे ज़्यादा एलोकेशन होगी तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये ले लेते हैं, वी कैलकुलेट यू आई कॉमा बीजे विद द फार्मूला सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस बी जे इन ऑक्यूपाइड सेल्स। ऑक्यूपाइड सेल्स में जाकर के आप फार्मूला सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस बी जे लेंगे ऑक्यूपाइड सेल में जाकर के। अब चलिएगा, यहाँ 2 एलोकेशन है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन सेकंड रो में आ रही है। तो यहाँ पर U2 की वैल्यू आप 0 ले लेते हैं। और आपको सिखाया गया था कि जो कॉस्ट होती है ऑक्यूपाइड सेल में जाना है, कहाँ जाना है, ऑक्यूपाइड सेल में। कॉस्ट जो है वो सामने वाले का नीचे वाले का सम होती है, अगर सामने वाला घटा दोगे तो नीचे वाला आ जाएगा, नीचे वाला घटा दोगे तो सामने वाला आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिएगा, 1 में से 0 जाते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 में से 0 जाते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 में से 0 जाते हैं तो 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ चलते हैं, अब इसके ऊपर चल देते हैं, 1 में से 2 जाता है तो माइनस का 1 हो जाता है, और यहाँ पर 1 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ 2 में से 3 माइनस होता है तो माइनस का 1 आ जाता है ना। अब हम डी आई जे कैलकुलेट करेंगे। वी कैलकुलेट डी आई जे इन अनऑक्युपाइड सेल्स। जो अनऑक्युपाइड सेल्स हैं उसमें जाकर के हम डी आई जे कैलकुलेट करने जा रहे हैं बाई फार्मूला डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस बी जे। अब चलिएगा अनऑक्युपाइड सेल में चलते हैं, यहाँ से पढ़ लीजिएगा 3 और यहाँ माइनस का 1 यानी कि 2, 2 में से 2 गया 0, 1 और माइनस 1 का 0, 4 में से 0 जाएगा 4, यहाँ 2 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1। ऑक्युपाइड ऑक्युपाइड ऑक्युपाइड, यहाँ देखिएगा अनऑक्युपाइड, 2 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 2 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, 1 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो बन जाएगा 8। इस प्रकार से आपका जो है जितने भी डी आई जे है, देखिए यहाँ पे डी आई जे की वैल्यू 0 भी आई है, तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का केस है डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल 0।
कॉमा सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल बट अल्टरनेटिव। जो सॉल्यूशन है आपका ऑप्टिमल है और वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होगा। देख लीजिएगा सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, x 11 की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी, x 13 की वैल्यू 10 हो जाएगी। यहाँ देख लीजिएगा x 21 इक्वल टू 20 और x 22 भी 20 है, x 23 10 है और x 32 आपका 20 है। ये एलोकेशन जो है आपकी। और अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन आया है वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आया है। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अगर आपका आता है तो इसका मतलब है बच्चों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ध्यान रखना, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में बच्चों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि एलोकेशन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जेड की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ एलोकेशन में कोई चेंज नहीं रहा है, तो जेड की वैल्यू 170 ही आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मिनिमम जेड इक्वल टू ₹170। ये बात ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का केस हो तो एलोकेशन की जो वैल्यू होती है वो स्टूडेंट्स की अलग अलग आ सकती है, लेकिन जो फाइनल आंसर है यानी कि जेड की जो मिनिमम वैल्यू है वो पूरी क्लास का क्या दुनिया में कोई भी सवाल करे तो उसका आंसर जो है वो फिक्स रहेगा। यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर आपका आ जाता है, यानी कि मोडी मेथड के अकॉर्डिंग आपकी ऑप्टिमिलिटी की कंडीशन अगर सेटिस्फाई आ जाती है तो ऐसा कोई केस नहीं हो सकता है कि दो बच्चों के दो अलग अलग आंसर आ जाए, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको मैं लूप बनाना सिखाऊंगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सिखा रहा हूँ लूप बनाना कि लूप किस तरह से बनेगा। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, उनमें डीआईजे की वैल्यू जो है पॉजिटिव आ गई है। डीआईजे की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसमें लूप बनता है। तो लूप बनाना मुझे सिखाना है, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 उठाया है, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मैं बिना करे नहीं बता सकता कि किस में लूप होगा या नहीं होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में पहले से उसने लूप दे रखा है, तो मैं उसे लूप को बनाना सिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो वेब मेथड अप्लाई करिएगा। इधर पेनल्टी लिख देते हैं, इधर पेनल्टी लिख देते हैं। पहली रो में जाइएगा, सबसे छोटा 2 है, फिर नेक्स्ट 4 है, तो पेनल्टी 2 हो जाती है। यहाँ 1 3 का 2 हो जाता है, यहाँ 4 5 का 1 हो जाता है, यहाँ 1 2 का 1 हो जाता है। यहाँ पेनल्टी में सबसे छोटा 1 और फिर 2 है, 1 हो जाएगा। यहाँ पेनल्टी में 3 4 का 1 हो जाएगा और यहाँ 1 2 का 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी पेनल्टी यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। अगर इस 2 में जाते हैं तो इस 2 में जाना पड़ेगा, इधर से 7 और 5 5 देंगे, 5 दूनी 10। इस 2 में जाते हैं तो 1 में जाएगा, इधर से 8 और इधर से 18, तो 8 रुपये कम हुए हैं, तो यहाँ 8 डाल दीजिएगा। ये 8 कट जाता है और 18 में से 8 चले जाएंगे तो ये 10 बच जाता है। अब सेकंड रो को जो है हम शेड कर देते हैं। अब यहाँ पेनल्टी 2 रहेगी, यहाँ नहीं जाना 1 रहेगी, यहाँ नहीं जाना 1 रहेगी, यहाँ भी 1 रहेगी। अब 1 और 2 का डिफरेंस यहाँ 1 रहेगा और 4 और 6 का डिफरेंस यहाँ 2 हो जाएगा, 2 और 4 का डिफरेंस हो जाएगा 2। अब देखिएगा पेनल्टी 2 है, अगर इस 2 के अकॉर्डिंग में जाता हूँ तो मैं 2 में जाऊँगा, तो इधर से 7 हो जाएगा, इधर से 5 हो जाएगा, तो यहाँ 10 रुपये हो जाएंगे। इस 2 में अगर जाते हैं तो यहाँ से 4 में जाना पड़ेगा, 4 7 28 कैंसिल। इस 2 से अगर जाते हैं तो 2 ढाई 20 रुपये हो जाएंगे। यहाँ कम पैसे आ रहे हैं तो आप यहाँ पर चलिएगा, यहाँ पर कम रुपये आ रहे हैं। ये 5 डाल दीजिएगा, यहाँ 5 हो जाता है, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ये फर्स्ट रो आपकी हट जाएगी क्योंकि सप्लाई हट चुकी है, और 7 में से 5 हट जाएंगे तो बचेगा आपका 2। अब यहाँ पेनल्टी 1 की है, यहाँ भी पेनल्टी 1 की है। यहाँ 1 और 5 4 है और 4 और 6 का अंतर 2 हो गया, 7 और 5 2 का अंतर 5 हो गया। अब सबसे बड़ी पेनल्टी यहाँ 5 है। अब इधर से एंटर हो जाइएगा, इधर से आप 10 दे देते हैं तो ये 10 कट जाता है, 14 में से 10 चले जाएंगे तो बचेगा 4। अब आपका थर्ड कॉलम जो है वो हट जाता है, थर्ड कॉलम हट जाता है। आप टेबल 4/4 की बचती है, 5 और 4 का डिफरेंस हो जाता है 1, 1 और 6 का डिफरेंस हो जाता है 5, 5 और 1 का डिफरेंस 4, 4 और 6 का 2। अब इस 5 के अकॉर्डिंग चलिएगा, इस 5 के अकॉर्डिंग 1 में जाएंगे, 2 इधर से है 4 इधर से है, तो 2 दे दीजिएगा, 2 हट जाता है, 4 में से 2 हट जाएंगे तो 2 बच जाएगा। अब ये पहला कॉलम भी आपका डिलीट हो जाता है। अब यहाँ 7 आ जाता है और यहाँ पर 2 आ जाता है और ये आ जाता है 9 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 7 भी कैंसिल, और ये कॉलम भी जो है आपका आ जाता है।
तो ये है इनिशियल फिजिबल कॉस्ट बाय वैन मेथड इक्वल टू 5 दूनी 10 और फिर 8 एकम 8, 7 चौक 28 और यहाँ 2 और यहाँ 12 और यहाँ 20 और 12 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 और 2 34, 34 और 8 42 और 20 62 और 8 70 और 10 80। इनिशियल फिजिबल मेथड जो है आपको सॉल्यूशन दे रहा है कि इनिशियल फिजिबल कॉस्ट जो होनी चाहिए वो 80 रुपये होनी चाहिए। अब देख लीजिएगा m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ allocations, number of allocations में 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। नंबर ऑफ एलोकेशन जो है वो 6 आ चुकी है, m प्लस n माइनस 1 के इक्वल हो गई है। तो ये बन गया है केस ऑफ नॉन डिजनरेसी। It is case of non-degeneracy. Now we apply Modi method to find optimal solution. ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेने के लिए अब हम जो है मोदी मेथड जो है यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। अब यूआई और बीजे कैलकुलेट करने चलते हैं। यूआई या बीजे देख लीजिएगा यहाँ तो एलोकेशन 5 की है, 7 हो गया, 4 हो गया, 3 3 1 और यहाँ 8 5 4 7 7 1 2 6 2 2 10। सबसे ज़्यादा एलोकेशन देख लीजिएगा, पहले देख लेते हैं। वी कैलकुलेट UI, BJ with formula Cij is equal to UI plus BJ in occupied cells। ऑक्यूपाइड सेल्स में जाकर के हम UI और BJ कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से। सबसे ज़्यादा एलोकेशन देख लीजिएगा, यहाँ है 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 6 में से 0 जाएगा 6, 1 में से 0 जाएगा 1। अब इसके ऊपर चले जाइएगा, 2 में से 1 जाएगा 1। एलोकेटेड में देख लीजिएगा 1 में से 2 जाएगा माइनस का 1। यहाँ 4 में से 6 जाएंगे तो यहाँ माइनस का 2। अब देखिएगा सारे UI और BJ आ चुके हैं। अब DIJ कैलकुलेट करेंगे। वी कैलकुलेट DIJ इज इक्वल टू Cij minus UI plus BJ in unoccupied cell। अब अनऑक्युपाइड सेल में जाकर के DIJ कैलकुलेट करना शुरू करिएगा। अब यहाँ देखिएगा 6 और 1 7, 7 में से 7 गए 0, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 4 में से 3 गया 1, 1 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 3, 6 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, 1 और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ 6, 2 और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो 0, तो यहाँ 7 हो जाएगा। ये ऑक्युपाइड है, यहाँ नहीं जाना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू माइनस बनी हुई है। क्या बनी हुई है?
माइनस बनी हुई है, तो यानी कि सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल नहीं है। चूंकि D22 दूसरी रो दूसरा कॉलम है, D22 इज इक्वल टू -2 <0 कॉमा सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। जो सॉल्यूशन है वो आपका ऑप्टिमल नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें कैसे करना होता है वो आपको। डीआईजे की वैल्यू अगर माइनस आ जाती है, डीआईजे की वैल्यू अगर माइनस आ जाती है तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। डीआईजे की वैल्यू अगर माइनस आ जाती है तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। अब इसे ऑप्टिमलिटी की तरफ बढ़ाने के लिए आपको लूप बनाना होगा। क्या बनाना होगा? लूप। और लूप में ध्यान रखिएगा, लूप में ध्यान ये आपको ये रखना है कि आप हॉरिजेंटली चलेंगे या वर्टिकल चलेंगे। क्या चलेंगे? हॉरिजेंटली चलेंगे या वर्टिकल चलेंगे, है ना। लूप किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन लूप में जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो नंबर ऑफ साइड जो है आपकी इवन नंबर्स में होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 4 या फिर 6 या 8 या 10, मतलब किसी भी तरह से चल सकते हैं। और लूप बनाने के लिए आपको ध्यान ये रखना है, आप हॉरिजेंटली चल सकते हैं, वर्टिकली चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं? लूप बनाने के लिए आप हॉरिजेंटली चलेंगे और वर्टिकली चलेंगे, है ना। और लूप उन सेल में खींचा जाता है जिनमें डीआईजे माइनस होता है। लूप की स्टार्टिंग उस सेल से करनी है। अब ये रूल ध्यान से सुन लीजिएगा। लूप की स्टार्टिंग उस सेल से करनी है जिसमें डीआईजे की वैल्यू माइनस है, और हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन खींचनी है, लेकिन शर्त यह है कि ऑक्यूपाइड सेल में जाना है। क्या जाना है? ऑक्यूपाइड सेल में जाना है। अब इस तरह से देख लीजिएगा। अब यहाँ पोजीशन में देख लीजिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर डीआईजे माइनस है, तो यहाँ से हम लूप बनाना शुरू करते हैं। अब मुझे इस तरह से जाना होगा, ऑक्यूपाइड सेल में जाना होगा और लौट करके यहीं आना है। देखिएगा मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यानी कि मुझे ये लूप मिलेगा। यहाँ चलना है, फिर यहाँ चलना है, फिर यहाँ चलना है और फिर यहाँ चलना है। इस तरह से लूप बनेगा। तो लूप की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? लूप की स्टार्टिंग उस सेल से करेंगे जहाँ पर डीआईजे की वैल्यू माइनस आई है, और कहाँ जाएंगे? ऑक्यूपाइड सेल में जाएंगे। हॉरिजेंटल लाइन ले सकते हैं, हॉरिजेंटली चल सकते हैं, आप वर्टिकली चल सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं, लेकिन आप तिरछा नहीं चल सकते, और ऑक्यूपाइड सेल में जाना है। और देखिएगा लूप कैसे बनाते हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा ये है आपका, ये यहाँ से लूप स्टार्ट हुआ था जहाँ पर माइनस था, तो यहाँ अल्टरनेट देते चलेंगे। यहाँ थीटा लिख देंगे, यहाँ माइनस थीटा लिख देंगे, यहाँ प्लस थीटा लिख देंगे और यहाँ माइनस थीटा लिख देंगे। कैसे स्टार्ट करना है? जहाँ से लूप आपने बनाना शुरू करा था, जिसमें सेल में माइनस था, वहाँ हमेशा प्लस थीटा फिर माइनस थीटा, बारी बारी से प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा। तो जितने प्लस के होंगे उतने ही माइनस के होंगे, है ना। और लूप बनाना और भी सिखा देता हूँ। एक लूप तो आपने रेक्टेंगल के रूप में सीख लिया है। अब थोड़ी सी बात ऐसे देख लीजिएगा, मान लीजिएगा ये, मान लीजिएगा मेरी कोई टेबल है, एक बड़ी सी टेबल में बना देता हूँ। और मान लीजिएगा यहाँ मेरी एलोकेशन है। अब ये है मेरे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 और 10, यानी कि 9 एलोकेशन आनी चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं, यहाँ एलोकेशन आई है, 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 यहाँ एलोकेशन आई है। 3 3 6। अभी 2 एलोकेशन और लेनी है। मान लीजिएगा एक यहाँ आई है और दूसरी जो है मान लीजिएगा यहाँ और यहाँ आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलोकेशन मेरे पास आ चुकी है, लेकिन यहाँ एलोकेशन आनी थी 9। तो ये है, मान लीजिएगा ये मेरे पास 9 एलोकेशन आई है। अब मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिएगा कि डीआईजे की वैल्यू माइनस कहाँ आई है, डीआईजे की वैल्यू माइनस कहाँ आई है। अब थोड़ी देर के लिए आप डीआईजे की वैल्यू माइनस मान करके चल सकते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर आपको डीआईजे की वैल्यू माइनस मिली है। डीआईजे की वैल्यू आपको यहाँ माइनस मिली है, और यहाँ थोड़ा सा लूप में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि मैंने ये अंदाज लगाया हुआ है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मान लीजिएगा एलोकेशन में यहाँ से यहाँ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, और
एलोकेशन को हटा देता हूँ, मान लीजिएगा मैं यहाँ ये एलोकेशन मान लीजिएगा मैं यहाँ डालता हूँ। आपको लूप बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। और एक एलोकेशन यहाँ से कम कर देता हूँ, मान लीजिएगा एक एलोकेशन मेरी यहाँ ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक टिपिकल सा लूप बनाना आपको मैं सिखा रहा हूँ, और जहाँ से आप लूप बनाना शुरू करेंगे आपको वहीं आएंगे। यहाँ पर मान लीजिएगा माइनस आया है, तो आप सबसे पहले यहाँ चलिएगा, उसके बाद आप यहाँ आइएगा, फिर उसके बाद यहाँ आइएगा, फिर यहाँ आइएगा, फिर यहाँ आइएगा, और फिर ये यहाँ आइएगा। इस तरह से देखिएगा लूप ड्रॉ होगा। उस वाली सेल से शुरू करते हैं जहाँ पर माइनस होता है, और ऑक्युपाइड सेल में जाते हैं। हॉरिजेंटली जा सकते हैं, वर्टिकली जा सकते हैं, हॉरिजेंटली जा सकते हैं, वर्टिकली जा सकते हैं, लेकिन किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 2 बार जाना है। देखिएगा इस रो में आप गए हैं 1 2, इस कॉलम में गए हैं 1 2, इस रो में गए हैं 1 2, इस कॉलम में गए 1 2, इस रो में गए हैं 1 2। तो ध्यान क्या रखना है आपको, किसी भी रो में जाएंगे तो 2 कॉर्नर होंगे, और किसी भी कॉलम में जाएंगे तो 2 कॉर्नर होंगे। 2 कॉर्नर से ज़्यादा आपके किसी भी रो में या किसी कॉलम में नहीं होने चाहिए। अब थीटा देने की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से हमने एलोकेशन देनी शुरू करी थी, तो यहाँ पर देते हैं थीटा, यहाँ माइनस थीटा, यहाँ प्लस थीटा, यहाँ माइनस थीटा, यहाँ प्लस थीटा, और यहाँ माइनस थीटा। इस तरह से आप जो है लूप ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने एक टिपिकल सा लूप बना करके दिया है। जो लूप हमारे क्वेश्चन में बनना है वो तो आसानी से ही बन जाता है, तो लूप मैंने ये सिखाया कि आप किस तरह से बनेंगे। अब यहाँ पर आगे की थ्योरी लिख देते हैं। अब अपने क्वेश्चन में वापस लौटते हैं। मैंने एक जनरल आइडिया दिया था आपको लूप बनाने का, अब ये लूप दे देते हैं। सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। वी ड्रॉ ए लूप इन सेल्स। सबसे पहले सेल हमारी 2 2 है, 22 नंबर की सेल है। उसके बाद हम जाते हैं, ये नंबर है 4 2, 4 2 में जाते हैं। फिर हम 4 3 में गए हैं, 4 3 के बाद हम गए हैं 2 3 में, और 2 3 के बाद लौट करके हम वापस 2 2 पर आ जाते हैं। ये हमारा लूप हो गया है। ये लूप हमने बता दिया है कि किस इस रास्ते पर जाकर के हमारा लूप बना है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ थीटा है प्लस का, यहाँ 2 माइनस थीटा है, यहाँ 10 प्लस थीटा है, यहाँ 8 माइनस थीटा है। उन वैल्यू को लेना है सिर्फ जहाँ माइनस थीटा है। क्या लेना है? उन वैल्यू को लेना है जहाँ पर माइनस थीटा है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है? सबसे छोटी वैल्यू। तो ऐसे ले लेते हैं, चूज थीटा इज इक्वल टू मिनिमम। थीटा की वैल्यू मिनिमम वाली लेनी है, लेकिन उन्हीं जगह से मिनिमम लेना है जहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू होगी। अब यहाँ 8 माइनस थीटा, यहाँ है 2 माइनस थीटा, तो मिनिमम में 8 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा। अगर इसे 0 रखते हैं तो ये 8 देगा। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको 0 रखना पड़ेगा। थीटा चूँकि थीटा की जो वैल्यू है, ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। बल्कि मैंने गलत बोल दिया, पॉजिटिव है। मुझे ये कहना चाहिए कि थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। थीटा की वैल्यू अगर कोई लेने जा रहा है तो जो वैल्यू पड़ी हुई है वो छोटी से छोटी 0 हो सकती है। 8 माइनस थीटा को 0 रखेंगे तो 8 आएगा, 2 माइनस थीटा को 0 रखेंगे तो 2 आएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 2। अब यहाँ एलोकेशन 2 हो गई है। जहाँ प्लस का थीटा है वहाँ 2 को ऐड कर दिया जाएगा, और जहाँ माइनस का थीटा है वहाँ 2 घटा दिया जाएगा। अब देखिएगा, इसी टेबल को दोबारा बनाते हैं। चार बाई 3 की टेबल है। 2 7 4 3 3 1 5 4 7 1 6 2। अब यहाँ देख लीजिए एलिवेशन, यहाँ तो 5 की है। अब यहाँ देखिएगा थीटा है, और थीटा की वैल्यू क्या ली गई थी? 2। यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ 7 पर कुछ नहीं आया है, 7 ऐसा कैसे रहेगा? यहाँ 2 में से 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा। 2 में से 2 घटेगा तो 0 आएगा, इसका मतलब एलोकेशन हट चुकी है। अब ये खाली स्थान हो जाएगा, और यहाँ 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। असल में होता क्या है, लूप बनाने से जब dij की वैल्यू माइनस आ जाती है तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ है ना।
और तो सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए क्या है, हम एलोकेशन की थोड़ी सी शिफ्टिंग करते हैं, यानी कि 2 नंबर इधर डाल दो या इधर डाल दो, ऊपर किसका दो नीचे किसका दो, लेकिन टोटल सेम रहना चाहिए, इसी हम लूप बनाते हैं। तो होता क्या है, जहाँ पर डी की वैल्यू माइनस आई होगी उस जगह हमने एलोकेशन डाल दी है, तो एलोकेशन जब डाल दी है तो उस जगह हम डी कैलकुलेट करने नहीं चलेंगे, और जब हम डी कैलकुलेट करने नहीं चलेंगे तो वहाँ पर माइनस आने की संभावना नहीं रहेगी। तो यानी कि डी अगर माइनस आ जाता है और उस सेल में एलोकेशन आ जाती है तो लूप बनाने के बाद वहाँ पर एलोकेशन आने पर अब उस कैलकुलेशन नहीं होगी डी की, और जब डी की कैलकुलेशन नहीं होगी तो वहाँ माइनस नहीं आएगा, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब ये देख लीजिएगा, इसमें यहाँ पर यू आई है और यहाँ पर बीजे है, 1 2 1 1 1 2 2, सबसे ज़्यादा लोकेशन मेरे पास 2 है। अब कहीं भी एक जगह 0 चुन लीजिएगा, मान लीजिएगा यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ, 1 में से 0 जाएगा 1, 3 में से 0 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1। अब यहाँ जाइएगा, अब यहाँ इसके सामने चलते हैं, यू आई और बीजे हमारे आ जाने चाहिए। एक एलोकेशन अभी मेरी रह गई थी, यहाँ 2 था, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 2 में से 0 जाएगी तो 2। फिर कोई प्रोसीजर अप्लाई कर देते हैं, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2, 1 और 2 का 3, 1 आ जाएगा, 0 0 का 0, डिफरेंस 3 आ जाएगा, यहाँ जाइएगा 0 1 का 1, यहाँ 4 हो जाएगा, 1 और 1 तो 2, 5 हो जाएगा, यहाँ 3 और 1 4, 6 में से 4 जाएंगे 2। अब देखिएगा सारे डी है जो पॉजिटिव आ गए हैं, ऑल डी ग्रेटर देन 0, कॉमा सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड यूनिक, सॉल्यूशन ऑप्टिमल है और यूनिक है। अब लिख देते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, यहाँ से देख लीजिएगा x 11 5 है, या x 22 2 है, x 23 6 है, x 32 28 है, यहाँ x 41 2 है, x 43 है 12। अब मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 प्लस 6, 7 चौक 28, और यहाँ 2 और 12 दूनी 24, 4 और 2 6 और 8 14, 6 20 और 6 26 का 6, ऐसे लेके 2 2 2 4 और 2 6 और 1 7। तो यानी कि आपका आंसर जो है 76 रुपये आ जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो 76 रुपये है ना। अभी जितने भी मेथड हमें ज्ञात हैं, अब इससे 76 रुपये हमने इसका आंसर निकाला है, दुनिया में इससे छोटा आंसर पॉसिबल नहीं है ना। तो ये हमारा बेस्ट यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो 76 रुपये में हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। आपको ध्यान ये रखना है, एक लूप बनाने की और एक डेल्टा आगे आएगा। एक तो पहले वाले क्वेश्चन में डेल्टा आ गया था, डेल्टा की पोजीशन अगर आपने देखनी आ जाती है, लूप बनाना आप सीख जाते हैं, तो विश्वास मानिएगा ट्रांसपोर्टेशन का टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो लूप बनाने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, और एक डेल्टा भी और सिखाया जाएगा, और भी सिखाया जाएगा डेल्टा। वो प्रैक्टिस अगर आपको अच्छी तरह से हो जाती है तो आप आसानी से जो है इस चैप्टर को निपटा सकते हैं, और आप विश्वास मान सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा सिंपल आता है, या तो वो 3x4 मतलब बड़े से बड़ी टेबल 4x4 की आती है, यानी कि छोटे से सवाल आते हैं जो 15-20 मिनट में आसानी से हो जाते हैं।